हेलो दोस्तों, तो जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि CUET यूजी सन 2024 का पेपर मतलब कैसे दें, उसका मतलब पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, CUET यूजी सन 2024 की तैयारी कैसे करें, उसका पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, और सिलेबस क्या है, मतलब हमें क्या क्या पढ़ के पेपर देना होगा कि मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाए, और जनरल टेस्ट में क्या होगा और कट ऑफ कितना जाएगा कि मतलब कितना नंबर लाने पर मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मतलब एग्ज़ाम डेट कब से है, एडमिट कार्ड कब आएगा, और पेपर कब से होगा, और हमें कहाँ पर पेपर देने जाना होगा, किस ज़िले में, इस सब के डेट के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित सभी जानकारी को जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। ये जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, ये इंडिया लेवल पर एक एजेंसी है, संस्था है आप कह सकते हैं, जिसके द्वारा CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम प्रतिवर्ष प्रतिपादित किया जाता है। मतलब ये जो NTA एजेंसी है, संस्था है, CUET नामक एक एग्ज़ाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये मतलब इसको हर साल मतलब कराती है। जिस प्रकार से मतलब मैं बता दूँ कि यूनिवर्सिटी जो है, ये CUET के अंतर्गत 300 प्लस टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिनमें CUET क्वालिफाई करके छात्र नाम एडमिशन करा सकते हैं, और इसके अंतर्गत मतलब 100 प्लस टॉप कोर्सेस मिलते हैं आपको। जैसे कि 100 कोर्सेस मिलेंगे, उसमें से आपको जो कोर्स करना होगा उसे आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, अगर 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो उसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटी आते हैं, तो उसमें आता है AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसके बाद JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इस प्रकार के 300, मैं यहाँ पे 3 ही लिखा हूँ, लेकिन इस ऐसे ऐसे फेमस यानी टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और 100 प्लस कोर्सेस मिलते हैं। मैं कोर्स को आगे बताऊंगा। और मैं एक बात और बता दूं कि आप सब फार्म बहुत सावधानी से भरेंगे। जैसे आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, पहले नंबर पे आप फार्म भरते समय फर्स्ट पे उसी यूनिवर्सिटी को रखेंगे, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपका पूरी तरह से मान लीजिए CUET में पूरा नंबर आता है, जैसे आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेकर लाते हैं ताकि मतलब आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर आप पूरी मतलब जो फॉर्म भरे रहेंगे उसमें सबसे ऊपर वाले लाइन में मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके यूनिवर्सिटी का नाम मांगता है, आप पहले नंबर में जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा उसमें पहले नंबर पे भरेंगे। तो आइए उसके आगे हम लोग देखते हैं। एग्ज़ाम से संबंधित मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स को लिख दिया हूँ, तो आइए हम लोग देखते हैं। स्टार्ट डेट यानी ये जो CUET यूजी का फॉर्म है वो कब से भरा, मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था 27 फरवरी सन 2024 से स्टार्ट हो गया था, और इसका लास्ट डेट है 26 मार्च सन 2024 तक ऑनलाइन हो रहा था, उसके बाद बंद हो गया था। फिर अनाउंसमेंट डेट ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपका पेपर किस ज़िले में होगा उसका अनाउंसमेंट होगा किस तारीख को, 30 अप्रैल सन 2024 को आपको पता चल जाएगा कि मेरा मतलब मुझे पेपर किस ज़िले में देने जाना। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड डेट, मतलब आपका एडमिट कार्ड कब आएगा किस डेट को, तो आप कब डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से, सेकेंड वीक ऑफ मई सन 2024, मतलब मई के यानी 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में कभी भी आ सकता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम डेट यानी एग्ज़ाम कब से होगा, CUET यूजी सन 2024 का 15 मई से स्टार्ट होगा और 30 मई सन 2024 तक होगा, यानी 15 दिन के भीतर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे कि अनेक शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, अनेक मीटिंग होता है, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, इस प्रकार से 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो मैं सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं बता दूं कि पहले सिलेबस बताने से पहले कि एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, मतलब एग्ज़ाम
ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो मैं बता दूं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मतलब माध्यम से हो सकता है। कंप्यूटर के द्वारा भी हो सकता है और अगर आपको OMR पेन के द्वारा भी कराया जा सकता है। वो उनके ऊपर निर्भर है कि आपको मतलब किस प्रकार से कराते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको OMR मतलब सीट मिलेगा, उस पे आपको मतलब गोला भरना होगा, जिस प्रकार से होता है वैसे आपको कराया जाएगा। कंप्यूटर बहुत कम ही जगह पर दिया जाता है। मैं एक बात और बता दूं कि इसका मतलब टाइप क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो मैं बता दूं कि पेपर का पैटर्न होगा MCQs यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। मतलब एक प्रश्न दिया रहेगा, उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक विकल्प सही होगा। जो विकल्प सही होगा उससे आपको गोला करना है, उस पर सही का चिन्ह लगा के आना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। रही बात लिखित वाली, जैसे 12th का एग्जाम दिए होंगे आप सब, वैसा क्वेश्चंस नहीं आएगा। MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और मैं बता दूं मीडियम का मतलब होता है कि आप किस मीडियम से लेना चाहते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, बंगाली, गुजराती, इस प्रकार से 13 लैंग्वेज में NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 13 लैंग्वेज में CUET परीक्षा को करवाती है। जिसमें से जैसे मैं बता दूं कि जैसे गुजरात का बच्चा है तो वो तब गुजराती मीडियम से अपना फॉर्म भरेगा, उस प्रकार से क्वेश्चन मतलब पूरी तरह से पेपर देगा। उस प्रकार से मैं बता दूं कि जो छात्र जिस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा वो उस लैंग्वेज को लेगा और उसी माध्यम में पेपर को करेगा, उसी मीडियम में। तो उसके बाद मैं बता दूं सिलेबस पे आते हैं। लैंग्वेज सिलेबस का क्या मतलब हुआ, जैसे कि 13 लैंग्वेज होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मतलब 13 लैंग्वेज होते हैं। आपको जो भी लैंग्वेज से फॉर्म भरे रहेंगे उसके बारे में आप सभी को पूरी तरह से पता होना चाहिए। जैसे अगर आप हिंदी भरे हैं तो हिंदी के बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश का व्याकरण, हिंदी का व्याकरण पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस, मतलब अनेक प्रकार के फ्रेजेस। जैसे इंग्लिश भरे हैं तो फ्रेजेस, अगर हिंदी भरे हैं तो गद्यांश पद्यांश से संबंधित, गद्य से संबंधित, पद्य से संबंधित OMR जो क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्प उसको तैयार कर लेंगे। फैक्चुअल का मतलब तथ्य। ऐसे हिंदी से संबंधित अगर आप हिंदी माध्यम से भरे हैं तो हिंदी का तथ्य सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद लिटरेरी एंड नैरेटिव, उसके बाद वोकेबलरी। मैं बता दूं कि आप जिस मीडियम में भरें, इंग्लिश मीडियम में पेपर देना चाहते हो तो पूरी तरह से इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, व्याकरण से संबंधित, तथ्य से संबंधित। और अगर हिंदी से भरें तो हिंदी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद मैं बता दूँ डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होता है, एज़ पर द क्लास 12th सिलेबस ओनली। जैसे कि आप जो क्लास 12th का सिलेबस है उसको पूरी तरह से आपको तैयार कर लेना है, वही है डोमेन सब्जेक्ट। उसके बाद एक और है जनरल टेस्ट वो मेन है। उसमें अनेक प्रकार के मतलब GK GS रहते हैं। तो आइए हम लोग देख। तो जनरल टेस्ट का मतलब होता है कि सामान्य एग्ज़ाम। जनरल टेस्ट CUET के मतलब सिलेबस में सबसे मेन है। अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका हम सिलेबस जानते हैं कि जनरल टेस्ट में क्या है, जनरल नॉलेज यानी GK। कम से कम इसको मतलब GK GS से आप 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस को पूरी तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स 3 महीने पहले का पता होना चाहिए। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं मानव से संबंधित सामान्य ज्ञान, आप कहते हैं मनोविज्ञान, जैसे कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन से संबंधित। उसके बाद रीजनिंग तो आपको पता ही होगा। रीजनिंग भी ये CUET में पूछा जाता है। इसका भी बहुत अहम रोल है। उसके बाद सिंपल बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैथ का आप कह सकते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट से भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, LCM HCF, इस प्रकार के क्वेश्चंस को मतलब जो छोटे छोटे हैं बेसिक, उसको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, बेसिक आप कह सकते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये मैथ के भाग हैं, उस सभी को आपको पूरी तरह से आना चाहिए। स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिक्स, रीजनिंग, ये मैं पूरा हो गया जनरल टेस्ट का सिलेबस। मैं पूरी तरह से CUET का सिलेबस बता दिया हूँ। अगर मैं जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट और डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट जितना सब्जेक्ट्स बताया हूँ, जैसे कि ये आप कह सकते हैं एक टॉपिक हो गया सिंपल बेसिक मैथ। इस प्रकार से अगर आप इस पूरे टॉपिक को यानी सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो आपका 100% है कि CUET में
आप क्वालिफाई कर लेंगे और जो आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं। जो भी आपको कोर्स करना है पूरी तरह से आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट क्या होता है। तो हमारा जो पेपर होगा CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो 3 खंडों में विभक्त होगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में विभक्त रहेगा। सेक्शन ए में रहेगा आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जो मैं आगे बताया। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स क्या होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट ये होता है जैसे कि आपने जो मतलब ऑनलाइन कराते समय जिस सब्जेक्ट में मतलब पेपर देने के लिए चूज़ किया होगा, उसी को लैंग्वेज सब्जेक्ट कहते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में मतलब पूरी तरह से लैंग्वेज के जिस लैंग्वेज को आप चुने होंगे उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेंगे। व्याकरण से, रस, छंद, अलंकार से, गद्य विकास, पद्य विकास, अगर हिंदी से हैं तो हिंदी से, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश का पूरी जानकारी ले लेंगे। और यहाँ पे 40-50 क्यों लिखा गया है, जो आपका कह सकते हैं इंग्लिश या हिंदी से लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आप 50 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे अपने मन से जो आ रहे हों। उसके बाद सेक्शन 2 में क्या रहेगा, साइंस या कॉमर्स, यानी साइंस वाले बच्चे के लिए साइंस दिया रहेगा, कॉमर्स वाले बच्चों जो ये रहेंगे कॉमर्स लिए रहेंगे। वो मतलब ये होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट से ही होता है। डोमेन सब्जेक्ट से होता है जो आप क्लास 12th लेवल के मतलब सिलेबस को आप उठाएंगे, पूरी तरह से पढ़ डालेंगे। आपने अभी जस्ट क्लास 12th का मतलब एग्ज़ाम दिया है, तो आप सभी को क्लास 12th का पूरी तरह से पता होगा सिलेबस, तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये और बता दूं कि ये भी मतलब जो डोमेन सब्जेक्ट है सेक्शन दूसरा वाला, 50 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं। उसके बाद सेक्शन तीसरा क्या है, जनरल टेस्ट, जो मैं अभी इसके पहले सिलेबस इसका बताया हूँ क्या क्या आएगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इससे संबंधित टॉपिक्स को आप पढ़ लेंगे तो जनरल नॉलेज पूरी तरह से निकल जाएगा। ये है आपका 60 क्वेश्चंस आएगा जनरल नॉलेज में, जनरल टेस्ट में, उसमें से 50 क्वेश्चन करना है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं तो टॉप कोर्सेज के बारे में जानते हैं। जैसे कि टॉप कोर्सेज कौन से होते हैं, मैंने आगे बताया था कि 100+ टॉप कोर्सेज होते हैं CUET में। मैंने इसमें से जो 100 में से टॉप हैं उसको मैंने लिख दिया है। जैसे कि BSc होता है, जो मतलब बायोलॉजी से होंगे उनके लिए BSc बेटर पड़ेगा। उसके बाद BA जो आर्ट साइड से होंगे उनके लिए BA बेटर रहेगा। और जो BCom जो कॉमर्स साइड से होंगे, यानी कॉमर्स लिए होंगे 12th में, उनके लिए BCom ज़्यादा सूटेबल रहेगा। उसके बाद BBA भी कर सकते हैं, BCA, BTech, BEd, यानी जो एजुकेटेड यानी टीचर संबंधित लाइन में जाना चाहते हैं वो BEd कर लेंगे। BBA यानी वकील से संबंधित, लॉयर से संबंधित BA LLB कर लेंगे। BMS से जैसे टॉप कोर्सेस अवेलेबल रहते हैं CUET के माध्यम के द्वारा, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कट ऑफ, यानी इसका कट ऑफ कितना होगा। तो हम लोग कट ऑफ के बारे में जानते हैं कि CUET का कट ऑफ क्या है, 124। तो जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे हैं उनका कट ऑफ है 550, यानी 600 नंबर का पूर्णांक रहेगा, उसमें से 550 कट ऑफ है, यानी 550 तक आप लाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप 500 नंबर भी लाते हैं, 500+ नंबर भी लाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका तब पर भी मतलब जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ किए रहेंगे उसमें एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लूँ आर्ट्स वाले को, यानी आर्ट्स वाले जो छात्र हैं उनका कट ऑफ है 750। 800 पूर्णांक है, उसमें से आप सभी को लाना है 750 नंबर लाना है। अगर आपका 700 नंबर भी, 700+ नंबर भी आ जाता है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब एडमिशन हो जाएगा। और मैं बात कर लूँ कॉमर्स का, कॉमर्स वाले छात्रों में मतलब कॉमर्स का थोड़ा सा इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि इसका कट ऑफ ज़्यादा चला गया है। क्योंकि 800 पूर्णांक है, उसमें से 770 नंबर आपको लाना है। अब मैं बता दूं कि अगर 720 नंबर से प्लस आप लाते हैं तो आपको आपका एडमिशन पूरी तरह से हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और आशा करता हूँ कि पूरी तरह से समझ में आया होगा। और मैं एक बात बता दूं कि आप सभी ने फार्म भर दिया होगा, लेकिन उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। जैसे कि आप ऐसे 12th में पढ़े हैं, आप तो 12th का पूरा पता ही होगा। और उसके पहले यानी हाई स्कूल लेवल का मैथ पता होना चाहिए। और GK GS करंट अफेयर जानकारी ले लेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आएगा अपने हिसाब से कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता है, आप सब कर सकते हैं, आप सबका मतलब एडमिशन हो जाएगा जहाँ पे चाहते हैं। तो आशा करता हूँ कि पूरी तरह से वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।